हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के सेकेंड लेसन केमिस्ट्री के सेकेंड लेसन बिलियन का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 3rd। जी गाइज, हमने इससे पहले 2 लेक्चर कवर कर लिया है, तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका मैं लिंक दे दूंगा, या मैं अपनी एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। नीलेश क्लास का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ आप चाहे तो ठोस अवस्था या बिलियन किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, शायद आपको यूट्यूब में खोजने में दिक्कत हो, इसलिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी आप नीलेश क्लासेस सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विलेयता, उसके बाद क्रिस्टलीकरण। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3rd है। ठीक है, ये मोलरता और मोलरता ये 2 सांद्रता के पद है, ये तो आपके अलग हो गए। ठीक है, हम सांद्रता के पद पढ़ रहे थे, उसमें हमने पीछे काफ़ी सारी चीज़ें लाइक द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन, मोल अंश, उसके बाद मोलरता और मोलरता हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमने 2 लेक्चर में यही सांद्रता के पदों का ही डिस्कशन किया था। ठीक है, तो चलिए इसमें ये 2 और सांद्रता के पद है, इसे पढ़ लेते हैं, तो आपका सांद्रता का पद वाला टॉपिक एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस पर हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, इसका फार्मूला भी देखेंगे। ठीक है, डिफिनीशन सहित। तो देखिए मोलरता क्या होती है। देखिए मोलरता है, मोलरता है, इसमें दोनों में समानता है, लेकिन आप समझिए ये मोलरता है और ये मोलरता, देखिए यहाँ अंतर है। ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलरता को। ठीक है, और ये मोलरता को कैपिटल एम से, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये डिफरेंस है। ठीक है, देखिए मोलरता क्या है, मैं इसकी डिफिनीशन बताता हूँ। देखिए 1 लीटर बिलियन में घुले हुए, ठीक है, बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है। ठीक है, आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र 499 रुपये में 499 रुपये में आपको हमारी एप्लीकेशन में ही नोट्स मिल जाएगा। पूरा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके साथ उसका सॉल्यूशन, हैंड रिटन नोट्स, उसके बाद एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, लाइक एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मात्र 499 रुपये में ले सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या आप सीधे हमारी एप्लीकेशन से बाई कर लीजिएगा नोट्स, और उसके बाद हमें कॉल कर लीजिएगा। हम आपको एक व्हाट्सएप बैच है उसमें ऐड कर देंगे, जहां आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर लेसन का बनाकर आपको देते रहेंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ें होगी आपको व्हाट्सएप पे और मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन से हमारा नोट्स बाई कर सकते हैं मात्र 499 रुपये में। तो देखिए मोलरता क्या होती है, देखिए यहाँ मैं नीचे लिखा हुआ। ठीक है, देखिए 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को, ठीक है, उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। ये सामान्य डिफिनीशन है, और मोलरता कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। मोलरता इक्वल टू होता है बिले के मोल बटा बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, मोलरता इक्वल टू होता है बिले के मोल बटा में बिलियन का आयतन। ठीक है, वो भी किसमें, लीटर में। तो ये आप लोग का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, और ये डिफिनीशन हो गई, दोनों क्लियर हो गया। अब चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्या है। देखिए उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, जिसमें 5 ग्राम NaOH, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। यानी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 450 ग्राम बिलियन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिलियन कितने हैं, 450 ml। ठीक है, ये हम लोग का बिलियन है, और इसमें क्या है, इसमें ही NaOH कितना घुला हुआ है, 5 ग्राम घुला हुआ है। यानी ये बिलियन है और इसमें ये इतना, यानी 5 ग्राम क्या घुला हुआ है, NaOH, यानी ये क्या हो गया, बिले हो गया। ठीक है, ये हो गया आप लोग का बिले। ठीक है, और यदि हम विलायक की मात्रा निकालना चाहें कि इसमें विलायक कितना है, तो देखिए विलायक के लिए हम क्या करेंगे, विलायक की, अगर विलायक तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ज्ञात करें कि विलायक के कितना होगा, तो 450, ये तो हम लोग का बिलियन है, उसमें से हम ये बिले घटा देंगे, तो हम लोग का जो यहाँ बचेगा वो क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH,
ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। यानी ये जो 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसी 450 ml बिलियन में घुला है। तो हमें क्या करना है कि बिलियन में घुला हुआ है तो उस बिलियन की मोलरता की गणना करना है। अब चलिए इसको मैं एकदम अच्छे से आपको एकदम सॉल्व कर बताता हूँ। ये तो क्वेश्चन हो गया, इसको मैं अच्छे से आपको समझा दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ बिले क्या था, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड था। मैंने यहाँ पे भूल गया लिखना तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। यानी बिले का हम लोग का जो भार दिया है वो दिया है 5 ग्राम। देखिए यहाँ जी लिखने का मतलब ग्राम से है, ठीक है। अब बिलियन का आयतन हमें दिया है 450 ml, ठीक है। तो चूंकि हमें ml को लीटर में बदलना होगा, क्योंकि हमने देखा डेफिनेशन क्या देखा कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले की मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। और इसके अनुसार हम लोग का जो फार्मूला है मोलरता का वो है कि बिले के मोल बटा बिलियन का लीटर में आयतन। तो हमें इसको लीटर में बदलना होगा, क्योंकि फार्मूले के अनुसार होता है बटा बिलियन का लीटर में आयतन, ठीक है। तो इसको हम 450 ml में 1000 से भाग देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम मोल निकाल लेते हैं, जो बिले के मोल है उसे निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि मोल इक्वल टू हम लोग का होता है भार बटा अणु भार, ये फार्मूला होता है मोल इक्वल टू भार बटा अणु भार। मैं पीछे के लेक्चर में भी इसे कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे बिले के मोल। बिले यानी हम के मोल को कैसे प्रसिद्ध करते हैं, एन से प्रसिद्ध करते हैं। और जिसका हमें दिखाना उसको यहाँ एन के थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो NaOH हमने लिख लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/40। अब देखिए यहाँ 40 हम लोग का क्या है कि NaOH का हमें तो भार दिया है 5 ग्राम, लेकिन अणु भार हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं अणु भार, चलिए यहाँ निकाल कर मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए NaOH है हम लोग का, तो देखिए NaOH हम जानते हैं कि ये Na क्या है, सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो हम जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 परमाणु क्रमांक, तो इसका 16 होता है अणु भार या द्रव्यमान एक तरह से बोल सकते हैं। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो 23 1 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 और ये 24 हो गया और ये 16 यानी 40 हो जाएगा ये। तो यही यहाँ पे वही लिखा गया है बटा 40। NaOH का अणु भार कितना हो जाएगा 40, और हम लोग का भार तो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है कि बिले का भार 5 ग्राम है, ठीक है। तो वही हम निकाल लेंगे बिले के मोल। NaOH देखिए ये स्मॉल n है जिसको हम मोल कहते हैं, ठीक है। हम मोल को स्मॉल n से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसको हमें NaOH का हम निकाल रहे हैं तो यहाँ नीचे इसको NaOH वही लिख दिए हैं, ठीक है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि NaOH के मोल, ठीक है, यानी वही बिले के मोल, बिले यानी NaOH के मोल, ठीक है। इक्वल टू 5/40। 5 हम लोग का दिया है, 40 कहाँ से है मैंने आपको बता दिया, इसका अणु भार है, ठीक है। तो 5/40 हो गया। अब इसको आप हल करेंगे तो 5/40, तो देखिए इस कट जाएगा यानी 1/8 हो जाएगा। अब 8 से इसमें भाग देंगे तो 0.125 आएगा, ठीक है। अब चलिए हम मोलरता निकाल लेते हैं। देखिए मोलरता यहाँ पे हम लिखेंगे मोलरता इक्वल टू, अब देखिए हम मोलरता इक्वल टू जानते हैं कि बिले के मोल, ठीक है, होता है बिले के मोल। तो बिले के मोल हमने निकाला, यहाँ बिले के मोल 0.125, तो वही यहाँ 0.125 रख देंगे बटा में बिलियन का लीटर में आयतन। तो हमें बिलियन का लीटर में आयतन तो हमने निकाला बिलियन का आयतन लीटर में यहाँ 450/1000, ठीक है। तो वही यहाँ सेम हम रख लेंगे यहाँ 450/1000। अब देखिए ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो पलटकर गुणा हो जाएगा, ठीक है। पलटकर गुणा हो जाएगा यानी ये 1000/450 हो जाएगा, यानी 0.25 गुणे 1000/450, यानी वही यहाँ 450 हमने लिख दिया। अब और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 0.278 मोल प्रति लीटर। आप लोग ये याद रखिएगा, जो मोल प्रति लीटर है मोलरता की इकाई है, एक तरह से हम मात्रक बोल सकते हैं, ठीक है। मोल प्रति लीटर, इसको लीटर -1 भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। तो अगर बोले कि मोलरता का मात्रक क्या होता है तो आप बता दीजिए मोल प्रति लीटर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या मोल इंटू लीटर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अंत में इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इसकी मोलरता आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं मोललता पे कि मोललता क्या होती है। देखिए मोललता यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे इसकी डिफिनीशन लिखी गई है। मोललता क्या होता है, देखिए विलायक के 1000 ग्राम, ठीक है, विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 kg में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता
कहलाती है। ठीक है, एक बार मैं और पढ़ता हूँ। देखिए, विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी वही 1 kg, ठीक है, में घुले हुए विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वही मोललता कहलाती है। और इसके अनुसार मोललता की जो फार्मूला निकल कर आता है, मोललता स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोल बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का फार्मूला निकल कर आता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा इस फार्मूले को। और चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है, नीचे लिखा हुआ है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं एक बार मैं, और इसकी डिफिनीशन बताना चाहूँगा मोललता क्या होता है। देखिए, विलायक के 1000 ग्राम यानी वही 1 kg में, ठीक है, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बिलियन की मोललता कहलाती है। और मोललता इक्वल टू हम लोग का फार्मूला हो जाता है विलेय के मोल बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आप लोग का न्यूमेरिकल आ जाता है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन है कि 98 ग्राम, जी लिखने का मतलब ग्राम से, ठीक है, 98 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, केवल आप समझ जाइए। ठीक है, देखिए 98 ग्राम H2SO4 है, ठीक है, यानी एक तरह से तेजाब बोल सकते हैं। ठीक है, 98 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। यानी देखिए यहाँ पे इसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा कम है, दोनों घोलकर विलयन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, विलेय हुआ, और ये क्या हुआ, विलायक हुआ। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है ना, एकदम ये क्लियर है। तो देखिए अब देखिए, चूंकि हम लोग का फार्मूला होता है मोललता कि विलेय के मोल, तो विलेय हम लोग का 98 ग्राम है, तो इसके मोल निकाल लेंगे हम, क्योंकि मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है। ठीक है, तो इसका भार हमें दिया है 98 ग्राम H2SO4 का, और अणुभार हम अभी H2SO4 की गणना कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का इसके विलेय के मोल निकल जाएंगे। और चूंकि यहाँ ये हम लोग का विलायक है 500 ग्राम, तो विलायक का हमें क्या है कि किलोग्राम में द्रव्यमान फार्मूले के अनुसार होता है, तो यहाँ ग्राम दिया है, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे और सेम वही फार्मूले पे रख देंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो 98 ग्राम है यह विलेय है, और जो ये 500 ग्राम है विलायक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं और इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने लिख रखा है। देखिए विलेय यानी वही H2SO4, ठीक है, विलेय यानी H2SO4 का द्रव्यमान हमें दिया है। यहाँ देखिए मैं 90 ग्राम लिख दिया हूँ, ये 98 ग्राम है ना, 98 ग्राम दिया है। एक मिनट में इधर चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। ओके, 98 ग्राम है, मैंने भूल चूक से यहाँ 90 लिख दिया है, ये 98 है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो विलेय यानी H2SO4 का हमें द्रव्यमान दिया है 98 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और विलायक यानी जल का हमें द्रव्यमान दिया है 500 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमें इसको केजी में बदलना है, तो केजी में हम 500 में जब 1000 से भाग देंगे तो यह केजी में बदल जाएगा। ठीक है, जब 500 ग्राम है और इसमें 1000 से हम भाग देंगे तो यह केजी में बदल जाएगा, यानी 500 बटा 1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि विलेय के मोल इक्वल टू क्या होगा, भार बटा अणुभार, ये फार्मूला होता है। मोल इक्वल टू भार बटा अणुभार होता है। ठीक है, चूंकि हमें विलेय का मोल तो इसलिए मैंने यहाँ पे विलेय लिखा है, तो विलेय के मोल बराबर भार बटा अणुभार। ठीक है, चूंकि हमें भार दिया है, विलेय का हमें भार यानी वही द्रव्यमान हमें दिया है 98, तो यहाँ 98 रख लेते हैं। ठीक है, और बटा अणुभार। अब चलिए हम विलेय यानी क्या है, H2SO4। विलेय क्या है, H2SO4, तो H2SO4 का हम अणुभार निकाल लेते हैं। देखिए अणुभार कैसे निकालते हैं, मैं आपको पीछे से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, आप जानते भी होंगे, काफ़ी आसान है। देखिए H2SO4, यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन क्या होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान भी 1 होता है। ठीक है, इसके 2 अणु है तो इसमें 2 गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। प्लस देखिए सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 32, तो यहाँ हम 32 रख लेते हैं। प्लस देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है, और जो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है वह 16 होता है, तो यहाँ 16 रख देते हैं। और चूंकि यह 4 है तो इसमें हम 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 एकम 2 प्लस ये 32 हो गया। ठीक है, प्लस ये 16 चौका 64। अब तब हम इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 3 9 हो गया, यानी 98 हो गया। तो यही हम यहाँ 98 रख लेंगे, यहाँ नीचे हम 98 रख लेंगे, तो ये ऊपर भी 98 नीचे भी 98 कटकर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी विलेय के मोल हम लोग का 1 आ गया। तो अब चलिए विलयन की हम मोललता ज्ञात कर लेते हैं। विलयन की जो मोललता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो विलयन की मोललता का फार्मूला होता है वो होता है विलेय के मोल बटा विलायक के
ठीक है, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए हम किलोग्राम में हमने यहाँ द्रव्यमान इसका निकाल लिया है विलायक का 500/1000 kg। ठीक है, तो यहाँ हम सेम वही रख लेंगे। तो विलयन की मोलता इक्वल टू विलेय के, ठीक है, मोल। तो विलेय का मोल हम लोग का 1 आया, तो यहाँ हमने 1 रख लिया और बट्टा में विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ हमने विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान नीचे रख लिया। ठीक है, अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 1/500 × 1000, ये पलट जाएगा। ठीक है, यानी 1 × 1000/500 हो जाएगा। ठीक है, वही हमने यहाँ 500 यहाँ हो जाएगा, तो उसको यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, यानी हम लोग का, और ये 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 मोल प्रति kg आप लोग का आंसर आएगा। ठीक है, इसका आप लोग याद रखिएगा, मोल प्रति kg इकाई होती है। ठीक है, तो इस तरह हम मोललता ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को मोललता और इसका फार्मूला और इस पे न्यूमेरिकल अगर आए तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मोललता और मोलरता में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने का। ठीक है, इससे आप अच्छे से पढ़ लेंगे 2-3 बार तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं विलेयता। गाइस, विलेयता देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, इसकी छोटी सी डिफिनीशन, इसे देख लेते हैं विलेयता क्या होती है। ठीक है, चूँकि यहीं हम लोग का जो हम विलयनों की सांद्रता के पद पढ़ रहे थे वो हम लोग का खत्म हो गया। विलयनों की सांद्रता के पद में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन, मोल अंश और मोलरता तथा मोललता, ये पद पढ़े। और आप इन सभी को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से दो तो निश्चित है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। कैसे, देखिए ऐसे पूछता है कि निम्न पे टिप्पणी लिखिए, और उस पर दे देता है कि मोल अंश, मोललता। ठीक है, या कोई भी दे देगा, 2 एकदम पूछता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम इसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं विलेयता क्या होती है। देखिए यहाँ विलेयता है। ठीक है, विलेयता देखते हैं विलेयता क्या होती है। देखिए विलेयता, देखिए किसी विलायक में घुले हुए विलेय के, ठीक है, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। देखिए किसी विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। बस इतनी सी डिफिनीशन है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाए कि विलेयता क्या होती है, विलेयता किसे कहते हैं, तो आप ये लिख दीजिएगा कि किसी विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ नीचे ये भी लिख सकते हैं कि विलेयता विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा दाब एवं ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। आपको विलेयता अगर डिफिनीशन आती है तो इसका फुल मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक छोटी सी और डिफिनीशन है, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, इसका भी कभी कभी आ जाता है कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है। देखिए जब एक ठोस विलेय, ठीक है, जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है। ठीक है, इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। ठीक है, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है, इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय देखिए, इसी समय विलयन में से विलेय के कुछ, ठीक है, विलेय के कुछ कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट कर विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो आई होप आप लोग को क्रिस्टलीकरण की जो डिफिनीशन है वो भी अच्छे से क्लियर होगी। देखिए मैं इसको एक बार और पढ़ देता हूँ, आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें अच्छी से लिखी हुई है। देखिए जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है, इससे विलयन के विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय विलयन में से विलेय के कुछ कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट यानी वही मिलकर, ठीक है, संघट कर विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, यानी यही प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगले वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो बस थैंक यू।